चित्रा दर्मिका को एकटक देखते हुए कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बोलो दर्मिका। दर्मिका एकटक चित्रा को ही देखते रहती है। चित्रा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए मुस्कुराते रहती है। चित्रा की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दर्मिका को उससे क्या चाहिए था, क्यों वो उसे इस तरह देखे जा रही थी। चित्रा फिर एक बार दर्मिका से पूछती है, बोलो दर्मिका, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। दर्मिका चित्रा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहुत सुंदर है ना तू चित्रा, मुझे भी तेरी तरह ऐसे ही सुंदर रहना है। पहले मैं भी तेरी तरह ही सुंदर थी, पर उस नीच कपटी राजा ने मुझ पर जुल्म करते करते मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी सुंदरता भी। मुझे मेरी सुंदरता वापस चाहिए। मुझे तेरा यौवन चाहिए। दर्मिका अपनी बात पूरी करते हुए चित्रा से कहती है, बोल, देखी मुझे तेरा यौवन। चित्रा अगले ही पल बिना वक्त जाया करे हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, हाँ ले लो, तुम्हें मेरा यौवन चाहिए ना, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस अनुराग जी को छोड़ दो। चित्रा ने एक सेकंड का भी वक्त नहीं लिया था ये फैसला लेने में, और वो अगले ही पल दर्मिका को अपना यौवन देने के लिए तैयार हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ अनुराग को बचाने के लिए। वो यौवन जो डायनो की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसके लिए वो शिकार करती हैं। दर्मिका भी एक बार सोच में पड़ गई थी कि आखिर एक डायन किसी से इतना प्यार कैसे कर सकती है कि वो अपना यौवन तक उसके लिए देने के लिए तैयार हो। दर्मिका फिर एक बार चित्रा से कहती है, तू सच में देगी अपना यौवन? पीछे तो नहीं हटेगी? इसे बहुत दर्द होगा। चित्रा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मैं अनुराग जी को बचाने के लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, तुम बस अनुराग जी को छोड़ दो। दर्मिका पलट कर कहती है, छोड़ दूंगी, पर पहले तेरा ये यौवन तो ले लूं मैं। इतना कहकर दर्मिका डरावनी आवाज में हंसने लग जाती है। उसकी डरावनी आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है। दर्मिका चित्रा की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, वो डायने जो इंसानों से उनका यौवन छीनती है, अब मैं उस डायन से उसका यौवन छीनूंगी। चित्रा भी एकटक नजरों से दर्मिका की आंखों के अंदर देखने लग जाती है। जब चित्रा दर्मिका की एकदम काली पड़ी आंखों के अंदर एकटक देखती है, तो देखते ही देखते चित्रा की आंखें भी दर्मिका की आंखों की तरह काली होने लग जाती है। और जैसे ही चित्रा की आंखें पूरी तरह काली होती हैं, चित्रा की आंखों से एक सफेद रोशनी निकलती है और वो दर्मिका की आंख के अंदर जाने लग जाती है। जैसे जैसे वो सफेद रोशनी चित्रा की आंखों के अंदर से निकलकर दर्मिका की आंख के अंदर जा रही थी, चित्रा का यौवन दर्मिका को मिलते जा रहा था। ये वो यौवन था जो डायंतिका ने चित्रा को दिया था और अब चित्रा से दर्मिका को मिल रहा था। चित्रा दर्द से तड़पने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्मिका उससे उसका यौवन नहीं ले रही थी, बल्कि उसकी रूह ले रही थी। उसके शरीर से उसकी रूह को अलग कर रही थी। जैसे जैसे चित्रा का यौवन दर्मिका को मिलते जा रहा था, दर्मिका का बदन जो काली परछाई में बदल गया था, वो वापस से पहले की तरह नॉर्मल होने लग गया था। दर्मिका अब सुंदर होने लग गई थी। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर हो जाती है, इतनी ज्यादा सुंदर कि कोई भी उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाए। दर्मिका चित्रा का सारा यौवन ले लेती है और चित्रा भी हंसते हंसते अपना सारा यौवन दर्मिका को दे देती है, सिर्फ अपने प्यार अनुराग के लिए। जैसे ही दर्मिका को चित्रा का सारा यौवन मिल जाता है, वो चित्रा के हाथ छोड़ देती है। एक हैरान करने वाली बात ये थी कि चित्रा का यौवन लेने के बाद भी चित्रा बूढ़ी नहीं हुई थी, वो पहले की तरह ही नॉर्मल दिख रही थी। ये चीज देखकर दर्मिका भी हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे हो गया था। दर्मिका चित्रा को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, मैं तेरा सारा यौवन ले चुकी हूँ, अब तेरे चेहरे में वो रंगत नहीं जो पहले थी। वक्त के साथ ये बची खुची रंगत भी चली जाएगी। चित्रा खामोशी खड़ी रहती है। उसे तो अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था और वो अंदर ही अंदर दर्द से कराह रही थी। दर्मिका चित्रा से कहती है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तुझे जो चाहिए तू वो यहाँ से ले जा सकती है। दर्मिका की ये बात कहते ही चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना दर्द भुला देती है। अगले पल दर्मिका हवा के झोंके की तरह कहाँ गायब हो जाती है, चित्रा को पता ही नहीं चलता है। अब उसके सामने कोई और नहीं, अनुराग पड़ा हुआ था, वो भी बेहोश अवस्था में। अनुराग को तो कुछ होश ही नहीं था कि चित्रा ने उसे बचाने के लिए क्या कर दिया था, अपना यौवन दर्मिका को दे दिया था। जैसे ही दर्मिका वहां से जाती है, चित्रा भागते हुए अनुराग के पास जाती है और उसे उठाने लग जाती है। चित्रा अनुराग को होश में लाने के लिए उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, उठिए अनुराग जी उठिए। चित्रा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी किसी की घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, डायन डायन डायन। जब चित्रा उस आवाज को सुनती है तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी जाती है। वो घबरा जाती है।
चित्रा धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करते हुए अपनी नजरें सामने की तरफ करने लग जाती है। जब वो अपनी नजरें सामने करती है तो देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टर स्टीफन खड़े हुए थे। वो काफी डरे हुए और घबराए हुए नजर आ रहे थे। उनका बदन पूरी तरह पसीने से लथपथ था। माथे पर तो अभी भी बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें थी जिसे वो अपने हाथ से आसानी से पोंछ सकते थे, पर वो इतने ज्यादा डरे और घबराए हुए थे कि बस मूर्ति बनकर खड़े हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मिस्टर स्टीफन को देखकर चित्रा घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये स्टीफन सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्हें मेरे डायन होने के बारे में पता तो नहीं चल गया। मिस्टर स्टीफन डरते हुए फिर चित्रा से बोल पड़ते हैं, चित्रा तुम डायन हो? चित्रा झूठ बोलते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं डायन कैसे हो सकती हूँ? मिस्टर स्टीफन अपनी बात पर अड़े रहते हुए हकलाते हुए कहते हैं, तुम झूठ मत बोलो चित्रा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, उस धर्मिका को भी देखा, और ये भी कि तुमने उसके साथ क्या किया। मिस्टर स्टीफन की बात सुनकर चित्रा समझ गई थी कि उनको सब कुछ पता चल गया था कि कुछ देर पहले वहाँ पर क्या हुआ था। मिस्टर स्टीफन ने सब कुछ देख लिया था और अब चित्रा चाहते हुए भी उनसे झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे मिस्टर स्टीफन को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। मिस्टर स्टीफन डरते हुए चित्रा से कहते हैं, डायन? तुम डायन हो? तुम मार दोगी मुझे? मार दोगी? चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं स्टीफन सर, मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं वैसी डायन नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर स्टीफन डरते हुए फिर बोल पड़ते हैं, नहीं, तुम मुझे मार डालोगी मुझे। चित्रा को चिढ़ते हुए गुस्से के साथ कहती है, अगर अब सर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको सच में मार दूंगी। जैसे ही मिस्टर स्टीफन चित्रा के मुंह से ये बात सुनते हैं, वो तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं ताकि आगे कुछ बोल ही ना पाए। उन्हें चित्रा से अपनी जान का डर सताने लग गया था। अगले पल चित्रा मिस्टर स्टीफन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है, अपने माता पिता के बारे से लेकर उसके यहाँ पर आने तक। बस वो अनुराग के बारे में मिस्टर स्टीफन को नहीं बताती है कि अनुराग भक्षारर का वंशज था। चित्रा की सारी दास्तान सुनने के बाद मिस्टर स्टीफन चित्रा को प्यार भरी नजरों से देखने लग जाते हैं। कुछ देर पहले उनके मन में जो चित्रा के लिए डर था वो सारा जा चुका था। वो समझ गए थे कि चित्रा से उन्हें कोई खतरा नहीं है। चित्रा बाकी डायनों की तरह नहीं थी। चित्रा अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, स्टीफन सर, बस यही थी मेरी कहानी। बस मेरा गुनाह ये है कि मैं एक डायन और पिशाच की बेटी हूँ, उसी वजह से मैं भी एक डायन हूँ। मिस्टर स्टीफन चित्रा से बड़े प्यार से कहते हैं, कभी कभी गुनाह भी वरदान में बदल जाते हैं चित्रा बेटी, और तुम डायन पिशाच की बेटी हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये तो स्वयं ईश्वर का फैसला है। तुम खुद सोचो, अगर तुम डायन नहीं होती तो आज धर्मिका के हाथों अनुराग को बचा पाती क्या? चित्रा खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती है। मिस्टर स्टीफन खुद बोल पड़ते हैं, नहीं बचा पाती ना, तो इसलिए डायन होने पर कभी अफसोस मत करना। इसे तुम ईश्वर का तोहफा समझना जो उन्होंने तुम्हें तुम्हारे जन्म के साथ दिया है। चित्रा नम आंखों के साथ मिस्टर स्टीफन से कहती है, आप अनुराग जी को मेरी सच्चाई तो नहीं बताएंगे ना स्टीफन सर? मिस्टर स्टीफन पलट कर जवाब देते हैं, तुम बेफिक्र रहो चित्रा बेटी, मैं अनुराग को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है अनुराग के लिए आज जो तुमने किया है वो कभी कोई नहीं करता। तुम उससे सच में बहुत प्यार करती हो। ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। अगले पल मिस्टर स्टीफन और चित्रा मिलकर अनुराग को उठाते हैं और वहां से लेकर जाने लग जाते हैं। जैसे मिस्टर स्टीफन और चित्रा अनुराग को अपने कंधे का सहारा देकर अपना अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, आंसू की बूंद में हलचल होने लग जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है और कुछ ही पल बाद उसे आंसू की बूंद में वापस से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, मुझे लगा था कि वो किस्सा उसी रात खत्म हो गया था जब मैंने अपना यौवन धर्मिका को दे दिया था, पर मुझे क्या पता था बस किस्सा खत्म हुआ था, पर कहानी तो उसी के बाद शुरू हुई थी। अगले दिन जब तुम्हारे पापा को होश आया और उन्होंने मिस्टर स्टीफन से पूछा कि वो भूली भटियारी महल से घर तक कैसे पहुंचे, तो मिस्टर स्टीफन ने तुम्हारे पापा से ये कहा कि वो रात में कहीं बाहर गए ही नहीं थे, रात भर अपने कमरे में सो रहे थे। तुम्हारे पापा ने मुझसे भी आकर पूछा था कि उस रात भूली भटियारी महल में क्या हुआ था, तो मैं ऐसे अनजान बनने लग गई जैसे मुझे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। मैंने उनसे यही कहा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, जरूर उन्होंने कोई सपना देखा होगा। मैंने और मिस्टर स्टीफन ने तुम्हारे पापा को इस बात का यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया कि ये सब एक सपना था और कुछ नहीं, और आखिर में तुम्हारे पापा को भी यही लगने लग गया था कि वो बस सपने में उस महल गए थे, ना कि हकीकत में। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, तुम्हारे पापा ने भले ही उस सारे किस्से को सपना मान लिया हो, पर उसी सपने से उन्हें अपनी पहली किताब का नाम मिल गया था, और वो था काला साया। काला साया का ख्याल तुम्हारे पापा को कहीं और से नहीं
बल्कि दर्मिका की काली परछाई को देखकर आया था। वो उसे भुला ही नहीं पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पहली किताब का नाम काला साया रखा था। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बात सुन रहा था। उसकी लॉकेट पर से नजर ही नहीं हट रही थी। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, सब ठीक चल रहा था। तुम्हारे पापा अपनी पहली किताब पूरी करने में लगे हुए थे और मैं अपना काम। पर एक दिन जब मैं आईने में तैयार हो रही थी और मेरी नजर मेरे चेहरे पर गौर से पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लग गई थी और तो और बाल भी सफेद होने लग गए थे। मुझे लगा बस ये ऐसे ही है, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरे चेहरे पर और ज्यादा झुर्रियां आने लग गई थी। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि हाथ पैरों में भी। मैं समझ गई थी कि बाल भी और ज्यादा सफेद हो गए थे। पहले तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था, पर फिर मैं जल्दी समझ गई थी कि ये सब दर्मिका को अपना यौवन देने के कारण हुआ था। उसी ने उस दिन कहा था कि धीरे धीरे मेरा बचा हुआ यौवन भी मुझसे छिन जाएगा और वही अब मेरे साथ हो रहा था। मेरा यौवन जा रहा था। चित्रा अपनी परेशानी युग को बताते हुए कहती है, युग बेटा, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो अनुराग से मिलने से भी घबरा रही थी, ये सोचकर कि अगर अनुराग मेरे नजदीक आ गया और उसने मेरी ये झुर्रियां देख ली तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं जान गई थी कि अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब मैं बूढ़ी हो जाती। उस वक्त मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं था जो मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिला सके। अनुराग के सिवा अगर कोई मेरा अपना दूसरा था दिल्ली शहर में तो वो मिस्टर स्टीफन थे। सीधे मिस्टर स्टीफन के पास ही गई और मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी बता दी। मिस्टर स्टीफन भी इस बात को सुनकर हैरान रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा था। उन्हें तो खुद नहीं पता था कि वो क्या करेंगे, पर मिस्टर स्टीफन ने मुझसे वादा किया था कि मुझे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लेंगे। जिस दिन मैंने मिस्टर स्टीफन को ये बात बताई उसी दिन से वो पता लगाने में लग गए कि मेरा यौवन कैसे वापस लाया जा सकता है, वो भी मेरे पूरी तरह बूढ़ी होने से पहले। मिस्टर स्टीफन ने डायनो से जुड़ी कई किताबें पढ़ी, कई लोगों से मिले जो इन चीजों पर विश्वास किया करते थे, जिन्हें काले जादू तंत्र मंत्र के बारे में भरपूर ज्ञान था, और वहीं से उन्हें मेरी समस्या का एक समाधान भी मिल ही गया। चित्रा कुछ डरते हुए नम लहजे के साथ कहती है, पर वो एक ऐसा समाधान था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं आज भी उस समाधान को मानकर पछताती हूँ। सोचती हूँ काश मैंने मिस्टर स्टीफन की बात नहीं मानी होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।